नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड के सुप्रीम कोर्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे सरकार का सबसे बड़ा सरकारी घूस कांड। सरकार का सबसे बड़ा सरकारी घूस कांड। सरकार ने ही एक ऐसा कानून बनाया जो घूस लेने और देने, कौन ले रहा है कौन दे रहा है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस कानून का नाम है चुनावी बॉन्ड, इलेक्टरल बॉन्ड। आपको बताते चले कि 2017 मई में जब हिंदुस्तान का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उस पैसे के लिए उन्होंने कहा कि बैंकों के जरिए जो राजनीतिक पार्टी को दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, वो चाहे तो बैंकों में जाकर इलेक्टरल बॉन्ड खरीद लें। वो इलेक्टरल बॉन्ड कितने का होगा? चुनावी बॉन्ड जो है वो कोई भी खरीद सकता है। मतलब उस कानून में यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है तो वह भी चुनाव में दान दे सकता है किसी राजनीतिक पार्टी को। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। वह भी कंपनी दान दे सकती है जो आज खुली है, जो जिस कंपनी ने अपना नाम आज रजिस्टर कंपनी एक्ट में कराया है, वह भी कंपनी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए दान दे सकती है। उसके लिए करना कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार घोषणा करेगी कि 10 दिनों तक चुनावी बॉन्ड मिलेगा, तो आप जाके चुनावी बॉन्ड खरीद के आप जिस पार्टी को दान देना चाहते हैं, चुनावी दान, वो आप लिख दें। जैसे बीजेपी को आपको देना है तो बीजेपी का नामांकित कर दें, बीजेपी के अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे। और 1000 से 1 करोड़ तक की राशि इस चुनावी बॉन्ड के जरिए आप दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए कि इसमें व्यवस्था ये की गई थी कि जो कंपनियां घाटे में चल रही है वो भी दान दे सकती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि घाटे वाली कंपनियां दान क्यों दे सकती हैं। अगस्त में यह कानून बिना बहस का, संसद में कोई बहस नहीं हुई इस पे, और बिना संशोधन का यह कानून सरकार ने जैसे पेश किया था वैसे पास हो गया। और आप लाल किला को याद कीजिए, 15 अगस्त 2017 प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि देश की जनता को उन पूंजीपतियों का सम्मान करना चाहिए जो बड़ी मेहनत से पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। हमें उन पूंजीपतियों के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोलना चाहिए। आप 2017 फिर याद कीजिए, अडानी की कंपनी घाटे में चल रही थी। इस कानून के आने के बाद अडानी की कंपनी घोषणा करती है, हमें 15,048 करोड़ रुपया बाजार से मिला है धंधा बढ़ाने के लिए। इस कानून के आने के बाद क्या इसका मतलब क्या था कि अडानी की कंपनी जो घाटे में चल रही थी उसने चुनावी बॉन्ड खरीदे या खरीदने का वादा किया सरकार को, और फिर कंपनी को आप देख लीजिए 2017-18 में कंपनी ने 15,048 करोड़ रुपए बाजार से उठाए, बैंकों से इनको लोन मिले, जबकि ये कंपनी घाटे में चल रही थी। अगर आप घाटे में चल रहे हैं तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी की कंपनी को 2017-18 में लोन देती है। तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं पूंजीपतियों का सम्मान कीजिए। इसमें दूसरी ये बात है कि सरकार ने बड़ी खुले तौर पे इस कानून में इस बात की वकालत की है
कि पैसा देने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और पैसा किसको मिला, कितना मिला, वह भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कौन किसको दे रहा है, कौन पैसा ले रहा है, किस पार्टी को जा रहा है, ये सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, आप इसमें अंबानी का भी नाम फिट कर सकते हैं। आप याद कीजिए जियो लॉन्चिंग कब हुई थी, जियो की लॉन्चिंग कब हुई थी। प्रधानमंत्री ने जियो के बैनर तले जो अखबार में फोटो साया प्रधानमंत्री का हुआ था जियो का प्रचार करते हुए, वो 2016 ही तो था, दिसंबर। 2017 में कानून आ जाता है, जियो सभी जगह छा जाता है। कहने का मतलब ये चुनावी बॉन्ड चुनिंदे पूंजीपतियों के लिए एक घूस देने का काउंटर खोला गया था, जिसके जरिए जो कंपनी घाटे में भी चल रही है, अगर वो सत्ता को चुनावी दान दे रही है, चुनाव में लड़ने के लिए पैसे दे रही है, और सबसे बड़ी बात है ये बिल्कुल कानूनी तरीके से किया गया कि आप बैंक में जाके घूस दे सकते हैं, सत्ता तक पहुंच जाएगी। पहले सूटकेस में दिया जाता था तो कैमरे में आ जाता था, अब सीधे लिखकर आप बैंक में बता दीजिए, बैंक को भी पता नहीं होगा कि किसके नाम ही जा रहा है। आप 1,000 रुपये का भी दे सकते हैं, 10,000 का भी दे सकते हैं, 1 लाख का भी दे सकते हैं, 10 लाख का भी दे सकते हैं, 1 करोड़ का भी दे सकते हैं। मजे की बात यह है कि 97%, 97%, 100 में 97% जो दान दिए गए, 1 करोड़ की राशि का जो चुनावी बॉन्ड जारी हुआ वो दिया गया। कोई 1,000 की राशि का बॉन्ड किसी को नहीं मिला, कोई 10,000 रुपये का बॉन्ड किसी ने नहीं दिया किसी राजनीतिक पार्टी को। सरकार की तरफ से तर्क क्या था, इस चुनावी बॉन्ड के जरिए सभी पार्टियों को, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय भी पार्टियां हैं, जिनके पास वोट का कुछ प्रतिशत सरकार ने तय किया था कि इतने प्रतिशत इनको वोट मिल जाए, वोट रहेगा तो इनको चुनावी दान लेने का हक है, अधिकार है। लेकिन इसमें आप पाएंगे कि 90% चुनावी दान बीजेपी को मिला, सत्ताधारी पार्टी को मिला। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, चुनावी दान जो बॉन्ड के जरिए दिया गया उद्योगपतियों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, उसकी कुल राशि 12,000 करोड़ बैठती है, और जिसमें बीजेपी को लगभग 80% चुनावी दान मिला। इस योजना को केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को एक गजट अधिसूचना के जरिए लागू कर दिया था। 2018 से हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चुनावी दान दिया जा रहा है, उसकी भी हकीकत बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पारदर्शिता को लेकर, इसमें सवाल आया पारदर्शिता को लेकर कि जो चुनावी दान दे रहा है उसका नाम बताने में क्या हर्ज है। जो कंपनियां घाटे में चल रही हो वो आपको चुनावी दान कैसे दे सकती है। अगर वो दे रही हैं तो आप उनके लिए कोई स्कीम उनका पास करेंगे, उनका कोई टेंडर पास करेंगे। अडानी को लेकर तो यही सवाल हो रहा है ना, जियो को लेकर तो यही सवाल हो रहा है ना, अंबानी ब्रदर्स को लेकर तो यही सवाल हो रहा है कि आप जिससे चुनावी दान दे रहे हैं, जो आपको बहुत बड़ी मात्रा में पैसे दे रहा है चुनावी बॉन्ड के जरिए, उसके हर स्कीम को आप लागू कर देते हैं। उसके स्कीम को लेकर आप फोटो खिंचाने अखबार में चले आते हैं। उस स्कीम को लेकर आप अपना फोटो भी, प्रधानमंत्री ने तो जियो के साथ फोटो भी खिंचाया था और प्रचार प्रसार भी किया था। तो फिर पारदर्शिता कहाँ गया। जब पारदर्शिता को लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट में गया, यकीन मानिए 6 साल हो गए, 2017 से 2023, 6 साल में 6 मुख्य न्यायाधीश हुए, 5 रिटायर कर गए। मौजूदा वक्त में जो हैं इस मुकदमे की सुनवाई करने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखते हैं।
2017 में जब एक कानून बना, तभी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज, दो एनजीओ इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। इसमें पारदर्शिता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसमें जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और अब मौजूदा जो अभी चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, ये 3 जजों की बेंच थी। इन्होंने सेंटर को नोटिस इशू कर दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद आप आ जाइए 2018, दीपक मिश्रा के बाद चीफ जस्टिस बनते हैं रंजन गोगोई। रंजन गोगोई के बेंच में जब ये मामला आता है, कहा जाता है इस 2019 में इलेक्शन है, बहुत पैसे का हेरा फेरी होगा। इस मुकदमे की जो पैरवी कर रहे थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज की तरफ से प्रशांत भूषण, नेहा राठी और प्रणव सचदेवा, उन्होंने मांग की सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्टे लगा दीजिए क्योंकि पारदर्शिता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे जो अभी राज्यसभा में है। गोगोई के बाद 2019 में जो चीफ जस्टिस बनते हैं एसे बोबडे, शरद अरविंद बोबडे, केस लिस्टिंग होती है, एक इन्होंने भी वही काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। फिर 21 में चीफ जस्टिस NV रमन्ना बनते हैं, इन्होंने भी सेंटर को नोटिस जारी कर दिया, काम खत्म। फिर 2022 में यू ललित चीफ जस्टिस बनते हैं, इन्होंने भी वही काम किया, नोटिस जारी कर दिया और तारीख दे दिया। फिर जब नवंबर 2022 में DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस की शपथ लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेते हैं, सुनवाई की तारीख तय करते हैं, नोटिस इशू कर देते हैं, मार्च में फिर सुनवाई होगी। आखिर ऐसी क्या बात है कि इस केस की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट हर दिन डरता है? 12,000 करोड़ का यह घूसकांड सरकार ने संसद के जरिए किया, खुले तौर पर किया, और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो पारदर्शिता का पाठ हर दिन पढ़ाती है, जिसको माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी सत्ता आवारा होगी, संसद में गलत कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट बार बार उसको याद कराएगी, अराजक नहीं होने देगी सत्ता को। यह अराजक ही तो हो गई सत्ता कि संसद के जरिए घूस को आपने कानून का अमली जामा पहना दिया और सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। हर बार सरकार की तरफ से जब भी सुनवाई होती है, हर बार सरकार की तरफ से जो वकील पेश होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभी सर चुनाव हो रहा है, क्योंकि चुनाव में खर्चे होते हैं, अभी इस पे अगर कोई बड़ी सुनवाई करेंगे तो असर पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लोकतंत्र तब खतरे में पड़ता है जब कोई बड़ा पूंजीपति पैसे लगाता है और लोकतंत्र को खरीद लेता है। आज तो लोकतंत्र खरीदा ही हुआ है। हम क्यों नहीं कहें कि इसमें दाऊद इब्राहिम के भी पैसे लगे हैं, छोटा राजन के भी पैसे लगे हैं। सरकार जिन जिन आतंकवादी संगठनों का हर दिन नाम लेती है, क्या वो सरकार ये बता सकती है कि उन आतंकवादी संगठनों ने पैसे नहीं लगाए हैं चुनावी बॉन्ड में? अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है, पारदर्शिता की बात करनी है, तो सरकार खुले तौर पर वो नाम जाहिर क्यों नहीं कर देती है कि हमें फलाने कंपनी ने चंदे दिए? इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इस सबसे बड़े घूस का कानून, ये आप कह दीजिए रिश्वत का कानून,
इसको मंजूरी दे चुकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस कानून से इस कदर सहमत हो जाएगी? हमने आपने कभी नहीं सोचा था। 6 साल हो गए, कंपनियों का राज आ गया। सरकार को आप पैसे दीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदिए और अपने काम कराइए, और सुप्रीम कोर्ट अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। मतलब हर चीज गोपनीय तरीके से हो रहा है। पैसा देने वाला भी नाम नहीं बताएगा, पैसा लेने वाला भी नाम नहीं बताएगा, कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। पैसा जो देगा, आप भी पैसा दीजिए, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपका काम भी हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया गोपनीय है। न बैंक आपको नाम बताएगा, न लेने वाला नाम बताएगा। और इस पूरे गोपनीय तरीके, पर्दे के पीछे जो गोपनीय तरीके से यह पैसा लिया जा रहा है चुनावी बॉन्ड के जरिए, तो ये पारदर्शिता की तो बिल्कुल एक नई परिभाषा है। क्या सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी की इस नई परिभाषा से सहमत है? यस। कल की तारीख में अगर हम एक कहें, आपको मैं बताऊं कि जब ये कानून आया था उस वक्त चुनाव आयोग ने खुद कहा था, बाद में चुनाव आयोग पलट गया। चुनाव आयोग ने कहा था ये पारदर्शी नहीं है, ये गलत है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई अगर विदेशी कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीद के हमारे यहाँ घुसपैठ करती है संसद के अंदर, तो हमारी एकता और अखंडता और उस भारत माता का क्या होगा, उस संविधान का क्या होगा, जिसकी कस्में हर दिन सुप्रीम कोर्ट खाता है। अब दूसरी चीज आप समझिए, ये जो इलेक्टरल बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड जो है, ये छपता भी होगा प्रेस में जाके। अभी तक जो इसकी छपाई का खर्च है 11 करोड़, वो हमारे और आपके अकाउंट से जाता है। मतलब हमारे आपके अकाउंट से इस चुनावी बॉन्ड की प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है, और फिर कोई उद्योगपति जो घाटे में है इस चुनावी बॉन्ड को खरीदता है और किसी राजनीतिक पार्टी को दे देता है। उसी राजनीतिक पार्टी को देगा जिसके पास सत्ता है, क्योंकि वहीं से उसके टेंडर लेने हैं, वहीं से उसको बैंक का, अगर उसको बैंक से लोन चाहिए तो वहीं से उस बैंक को फोन जाएगा। तो फिर विपक्षी पार्टियों को क्यों देगा वो? और राज्यों में तो अलग अलग पार्टियों की सरकार है, क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है, उसको क्यों देगा? अगर हमें कोयला का धंधा करना है तो कोयला और खनन का जो कानून है वो तो केंद्र सरकार बनाता है, तो फिर सत्ता को ही देगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो रुख अख्तियार किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मतलब आप नोटिस इशू करके, नोटिस केंद्र सरकार को जारी करके आप चुपचाप बैठ जाएंगे? 6 साल हो गए, ये छठे चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़। पहली सुनवाई जब इसकी हुई थी उसमें उस बेंच में भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, आज वो चीफ जस्टिस हमारे हैं। आप ये समझ लीजिए, ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है जिसके जरिए हम वोट डालते हैं, वो प्राइवेट कंपनी बनाती है। उस कंपनी वो घाटे में चल रही है, कोई कंपनी, हर कंपनियां बनाती हैं ऐसी मशीनें। वो कंपनी सरकार को चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा देती है, तो और कहती है मेरा जो है ईवीएम आप खरीद लीजिए। मान लीजिए कोई माफिया चुनाव में खड़ा होता है, उस माफिया से उस कंपनी का संबंध है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उसी के अनुसार छेड़छाड़ करेगा और वो माफिया कल हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। आज के मौजूदा दौर में जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बड़ी इज्जत है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक उदाहरण तो दिया ही जा सकता है ना। वैसे तो आप जान ही रहे हैं कि जब से हिडेनबर्ग रिपोर्ट आया है तब से कहा जा रहा है कि माफिया देश चला रहा है। लोग सवाल तो पूछेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि एक कानून आने के बाद अडानी की कंपनी प्रॉफिट देने लगी, मतलब लाभ कमाने लगी। वो पहले इस कानून के आने से पहले अडानी की कंपनी घाटे में चल रही थी। इस कानून के आने के बाद
दनादन देखिए, अडानी साहब कितनी कंपनियों को लॉन्च कर दिए, कितनी नई कंपनियां उन्होंने बना दी। सबसे बड़ी बात इस कानून में है कि जो घाटे की कंपनी है वो भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है और राजनीतिक पार्टी को चुनावी दान दे सकती है। अब ये तो बड़ी मतलब ये सोचने की बात है कि कौन ऐसी कंपनी होगी जो घाटे में रहते हुए खुद कंपनी नहीं चला पा रही है, वो चुनाव में दान दे रही है। इस मामले में एक आरटीआई भी दाखिल किया गया था। लोकेश बत्रा हैं, उन्होंने आरटीआई दाखिल किया था क्या कि वाकई में सभी को पैसे मिल रहे हैं क्या, जो डोनेशन इसमें दिए जा रहे हैं, जो चुनावी बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, वो क्या सभी पार्टियों को जा रहे हैं क्या। उन्होंने आरटीआई दाखिल किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि मात्र 34 अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, मात्र 34 अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफ़र किए। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों से कहा कि आप सील बंद लिफाफे में अब पैसे जो आए हैं उसकी जानकारी दीजिए। 105 पार्टियों ने चुनाव आयोग को सील बंद लिफाफे में जानकारी दी। सरकार ने कहा देखिए इतनी बड़ी सभी पार्टियों को पैसे मिल रहे हैं, हमने ऐसी व्यवस्था की है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक टीम है जिसने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया। उसने 105 पार्टियों के जो हेड थे, पार्टी चलाने वाले, उनसे बात की आपको पैसा मिला क्या। उन्होंने कहा 1 रुपया नहीं मिला है। हमें चूंकि चुनाव आयोग ने कहा था इसलिए हमने उनसे सीलबंद लिफाफे में जानकारी दे दी, लेकिन 1 रुपया हमें नहीं मिला। पार्टी का नाम क्या क्या है, पार्टी का नाम जिसके बारे में जिसने बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को जानकारी दी, उस पार्टी का नाम क्या है, असली देसी पार्टी, हम और आप पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, और एक ऐसी भी पार्टी है जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, उसने भी सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को जानकारी दी। एक ऐसी पार्टी है जिसके अकाउंट में मात्र 700 रुपये थे, उसने भी जानकारी दी चुनाव आयोग को, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। मतलब क्या सरकार ही कुछ ऐसा कर रही है, 105 पार्टियां खुद सरकार चला रही है ताकि लोगों को लगे कि 105 पार्टियों ने सील बंद लिफाफे में जानकारी दी, इसका मतलब उसको पैसा मिला। आप समझिए, असली देसी पार्टी, हम और आप पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, जिसका बैंक अकाउंट नहीं खुला है, जो चुनाव तक नहीं लड़ा, वो जाकर सीलबंद लिफाफे में जानकारी दे रहा है। और सरकार इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 105 पार्टियों ने सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। तो आप मान सकते हैं कि 105 पार्टियों को पैसे मिले, लेकिन उन्होंने कहा जिसके बैंक अकाउंट तक नहीं है, जिसके अकाउंट में 700 रुपये है, लेकिन उन्होंने कहा 1 रुपये हमें नहीं मिले। तो ये बहुत बड़ा गफलत है, हमारे लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा गफलत है। और गफलत इस बात का भी है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश है। 6 साल 6 चीफ जस्टिस, सुनवाई कुछ भी नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को अडानी से डर है, या सत्ता से डर है, या अपने उस बजट से डर है जो बजट सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए जजों को सैलरी के तौर पर सरकार हर साल देती है कि अगर कुछ ऐसा वैसा फैसला ले ली तो सरकार हमारा ये बजट कम कर देगी। शायद सत्ता से भी डर है और अडानी से तो डर है ही। बहुत बहुत शुक्रिया।